हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडीड आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑफ संडे 17 दिसंबर 2023। तो इसमें मोस्टली आर्टिकल जो है वो रिपीटेड है और इसीलिए मैंने जो भी पहले जो इस आर्टिकल को डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे कि ये जो 370 आर्टिकल है उस पे जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था वो रिपीटेड है, तो उसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। और जो इंडिया और ओमान का रिलेशन है तो वो भी आज न्यूज़ में आया है, तो उसका भी मैं लिंक ऐड कर दूंगी। और एक और आर्टिकल है जो मेजर आर्टिकल है लेकिन वो रिपीटेड है, जैसे कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है और उसका ये जो फॉसिल फ्यूल का फेज आउट जो होने वाला है उसका भी मैं ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और आज चलिए डिस्कस करते हैं ये द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का जो भी न्यू आर्टिकल है हम वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ये आर्टिकल, ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इन तेलंगाना एक्ट बाय महालक्ष्मी स्कीम। अभी ये जो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें स्कीम का नेम मेंशन है। तो ये स्कीम में क्या है ये देखते हैं। ये जो महालक्ष्मी स्कीम है, अभी रिसेंटली जो तेलंगाना में इलेक्शन हुई थी और वहां पे जो कांग्रेस की पार्टी है, वहां के जो सीएम है उनकी विक्टोरियस जीत हुई थी, तो उन्होंने जो देवांत रेड्डी हैं उन्होंने ये महालक्ष्मी स्कीम चलाया, जिसके तहत जितने भी वेमेन है और ट्रांसजेंडर है वो बस में फ्री राइड कर सकती हैं तेलंगाना के किसी भी जगह पे। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये जितने भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं उनको इससे बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि पहले जितने भी जो वेमेन थी या फिर लोग थे तो वो वहां पे ऑटो रिक्शा बुक करके जहां भी जाना होता था जाती थी, लेकिन अभी ये स्कीम की वजह से वहां पे जितने ऑटो रिक्शा है उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो वो लोग धरना पे है। और उन्होंने ये जो ऑल इंडिया जो है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ये जो लेड ऑटो यूनियन, वहां पे एक मोर्चा स्टार्ट कर दिया है कि इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है और इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम से उनकी जितनी भी कमाई होती थी उसमें 40% का डिक्रीमेंट हुआ है। तो यही है महालक्ष्मी स्कीम, कि इसमें जितने भी जो है वेमेन और ट्रांसजेंडर को भी बहुत रिकॉग्नाइज किया गया है और ट्रांसजेंडर के लिए भी फ्री राइड प्रोवाइड किया गया है। तो यही है स्कीम में। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे क्या है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड ओमान इन टॉक टू साइन एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अभी जो है इंडिया के जो ओमान के सुल्तान है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी से मिले, और ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम 26 ईयर में जो ओमान के जो सुल्तान है वो यहाँ पे विजिट किए थे, और उससे क्या निकल के आया है, क्या एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। उन्होंने ये जो 5 एग्रीमेंट है वो साइन किया है, जो 5 डॉक्यूमेंट है जिसमें जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के तहत जितने भी जो नेशनल सेंटर है ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसमें जो है जो फाइनेंस से रिलेटेड ये जो स्कीम जो है और एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। और बात की गई है कि वो कैसे ये यूनिवर्सल वैल्यूज और पीस बना के रखेंगे, मॉडरेशन बना के रखेंगे और को एग्जिस्टेंस बना के रखेंगे। और ये जो है दोनों ने डिस्कस किया कि कैसे टेररिज्म को घटाया जाए, और दोनों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया कि हम लोग जो टेररिज्म है उसको वैनिश कर देंगे, और टेररिज्म के खिलाफ कि कैसे वो बिल्कुल भी इनटॉलरेंट है, और कैसे हम लोग जो अपने रिलेशन को टॉलरेंस बना के रखेंगे, उसी के तहत इन्होंने ज्वाइंट जो स्टेटमेंट दिया है और एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसमें यही है। और जो भी कल मैंने इस इंडिया और ओमान का जो भी आर्टिकल है वो डिस्कस किया है वो पूरे डिटेल में, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब चलिए दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। ये जो पैनल सीक वैकेंसी डिटेल्स है इन मिनिस्ट्री चाइल्ड राइट्स एंड वेमेन कमीशन, तो इसमें स्मृति ईरानी जी का ऐसा कहना है कि जितने भी एक ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठानी चाहिए एजुकेशन पे, वेमेन पे, चिल्ड्रन पे एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी
जो कमीशन है और जो मिनिस्ट्री है उस पे, क्योंकि बहुत सारा जो सीट है वो खाली पड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। जैसे कि जो किसकी बात की जा रही है, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, उसकी बात की जा रही है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सारी जगह पे इतनी वैकेंसीज है कि वहां का सीट खाली है। तो जब ये सारी इतनी वैकेंसीज होगी तो प्रॉपर वहां पे काम कैसे चल रहा होगा, इसीलिए। और ये बताती हैं कि मिनिस्ट्री से ये इन्फॉर्म हुआ है कि ये जो पैनल है उसमें 44 वैकेंसीज है डिस्पाइट इंजीनियरिंग इन रेगुलर कॉरेस्पॉन्डर इन फिलिंग। तो ये जो लगातार ये जो फिलिंग हो रही है या फिर जो मिनिस्ट्रीज है वहां पे उनकी भर्ती हो रही है, पर फिर भी वहां पे इतनी सारी जो है वैकेंसीज है। और हर सीट में जैसे कि 44, 12 ये सारा जो है ना वैकेंसीज है ही। तो मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि ये जो कि फॉर्मुलेट करे गाइडलाइंस और कंसल्ट करे एंड कोऑर्डिनेट करे, ताकि ये जो स्टेक होल्डर है कॉर्पोरेट में जो चैनलाइज करे, और ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फंड मिले आंगनवाड़ी को, ताकि ये सारे जो है ना वो कमीशन अच्छे से काम कर पाए। और उन्होंने इस पे भी जिक्र किया कि ये जो आंगनवाड़ी है जो वेमेन के लिए काम करती हैं या फिर जो लोअर पीपल है उनके लिए काम करती है, तो वहां पे भी बहुत वैकेंसीज है। और जब तक ये वैकेंसीज रहेगी तो फिर वहां पे अच्छे से काम कैसे होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब चलिए दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं, और ये आर्टिकल है हाउ विल आर्टिकल 370 वर्डिक्ट इम्पैक्ट जो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, एक जो स्टेट और सेंटर का रिलेशन दिखाता है कि कैसे हम लोग या कैसे जो स्टेट और सेंटर अपना जो रिलेशन मेंटेन करता है और कोऑपरेट करता है, उसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इस आर्टिकल में हम लोग ये आर्टिकल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जो न्यू न्यू टर्म जो ऐड हुए हैं और न्यू न्यू चीजें जो ऐड हुई हैं इस आर्टिकल में, हम लोग वही डिस्कस करेंगे। जैसे कि दिसंबर 11 को ये जो प्रेसिडेंट ने एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 को, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि ये जो एब्रोगेशन था वो बिल्कुल सही था। और इसको सही करार करने वाले कौन कौन से जस्टिस है, जैसे जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने खुद ये बोला है कि वो सही है। और उनके साथ ये जो जस्टिस BR गवाई और सूर्यकांत, तो वो लोग थे। और ये जो है, और आर्गुमेंट किस बेसिस पे हुआ कि ये सही है या नहीं है, तो ये जो आर्टिकल 356 है, जिसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट टेक एक्शन विद इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज, और ये जो है जो प्रेसिडेंट रूल जब लगती है तब ये जो आर्टिकल 356 यूज किया जाता है। तो इस बेसिस पे ये आर्गुमेंट हुआ था। और अब देखते हैं ये जो और बहुत सारे जो अपोजिशन के हैं लोग, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि ये मेलाफाइड है, और ये जो एक्स्ट्रानीसियस एक्सरसाइज है पावर का, और ये जो रिलायंट करता है, और किस पे ऐसा बोला जा रहा है कि किसको, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, और ये जो SR बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, जिसमें डिफाइन किया गया है कि एम्बिट ऑफ पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेसिडेंस रूल। और जो अपोजिशन लोग हैं वो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल है जो 356 लगा है वो तभी लगता है जब प्रेसिडेंट रूल हो, लेकिन वहां पे तो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, प्रेसिडेंट रूल तो है नहीं। लेकिन और वो लोग कह रहे हैं ये जो SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1994 का केस है उसके तहत ऐसा होता है। और फिर ये बात चली क्या कि ये जो टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, तो क्या ये पॉसिबल है और परमिसिबल है? तो हाँ है, क्योंकि ये जो आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके तहत ये बताया गया है कि अपहेल्ड द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत कि इसको हटाया गया था। तो ये सारी चीजें जो है ना आर्टिकल 3 में मेंशन है। और फिर ये देखते हैं, ये जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बोला कि एक जो नेसेसरी इफेक्ट है जो कन्वर्ट कर दिया है स्टेट को यूनियन टेरिटरी में, तो उससे क्या है कि उसकी ऑटोनॉमी जो थी पहले वो खत्म हो गई है। और जस्टिस जो संजीव खन्ना है उन्होंने ये कहा कि ये जो कन्वर्जन है स्टेट का यूनियन टेरिटरी में, और उसकी वजह से ये जो ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं।
और अब देखते हैं क्या कि ये जो स्टेट का रोल क्या है। स्टेट का रोल जो है उनको पावर दिया गया है जो प्रेसिडेंट को, तो वो पावर कहाँ से मिलता है? ये जो पावर है वो आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत ये जो यूनिलैटरली जो नोटिफाई कर सकते हैं आर्टिकल 370, और वो सीज कर सकते हैं जो वहां पे जो सिचुएशन है, जो आर्टिकल है उसको। और ये जो और वहां पे प्रोविजो भी है आर्टिकल 370 क्लॉज 1 और सब क्लॉज डी, उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। अब देखते हैं कि ये जो इतनी सारी चीजें हुई और ये जो कोलेबरेट किया उन्होंने, ये जो जजमेंट सुनाया है, वो ये जो 370 जो क्लॉज 1 है और क्लॉज डी जो वुड नॉट एप्लीकेबल वेयर द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन इज द सेम एज आर्टिकल 370 क्लॉज 3। और ये जो है जहां पे ये जो 370 क्लॉज डी लगेगा वहां पे ये जो 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी वो नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं उसमें। और ये भी जो जिक्र किया गया है आर्टिकल 371 का डी, उसका जो है वो सेम एज इशूइंग ए नोटिफिकेशन अंडर 370 क्लॉज डी, और ये जो आर्टिकल 370 है वो सीजेस टू एग्जिस्ट, और इसका जो प्रिंसिपल जो कंसल्टेशन है और कोलैबोरेशन है वो रिक्वायर टू बी फॉलोड। और ये जितने भी जो आर्टिकल है, ये जो जो जजमेंट मिला है वो सारी चीजों को फुलफिल करना चाहिए। तो यही है इस आर्टिकल में। और ये बोला गया है कि ये जो फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म आया कैसे? तो ये एक जो है, तो देयर इज ए क्लियर एब्सेंस इन JNK कॉन्स्टिट्यूशन टू रेफरेंस ए सोवरेनिटी। तो पहले जब वहां पे आर्टिकल 370 था तो इससे क्या था कि वहां जम्मू कश्मीर एक अपना अलग ही वो स्टेट था, उसको बाकी सेंटर से मतलब नहीं था। तो वो ऐसा दिखाता था कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये जो आर्टिकल 370 हट गया तो उससे क्या हुआ, ये जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म था वो भी हट गया। तो अब ये जो आया है एब्रोगेट हुआ है, तो उससे क्या हुआ कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वो बाकी स्टेट की तरह ही एक्ट करेंगे। अभी वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अभी ये बात चल रही है क्या कि उसको जब इलेक्शन होगा उसके बाद स्टेटहुड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो वो बाकी स्टेट की तरह ही एक्ट करेगा। और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो कहाँ पे मेंशन है, तो वो ये जो आर्टिकल 371A टू 371 जे तक वो मेंशन है, और एग्जांपल ऑफ सोशल अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स। और उसमें जो है वो डिफरेंट स्टेट्स का एग्जांपल भी देता है कि कैसे हर स्टेट जो है सेंटर के साथ रिलेशन मेंटेन करती है और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे वो लोग बरकरार रखती है। तो ये आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है 371A टू 371J तक। उसमें ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसका जिक्र किया है, और ये एक चैप्टर भी है। और इसके ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, तो ये ओरिजिनेट हुआ था DPSP से, क्योंकि सबसे पहले ये जो DPSP में ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जिक्र है, तो वहीं से एक ये जो आर्टिकल डेवलप हुआ और अब ये एक चैप्टर भी बना दिया गया है। तो जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे और तो उसके में हम लोग ये चैप्टर भी पूरा पढ़ेंगे कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का चैप्टर ही है। तो यही है इसमें, और हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको डिस्कस कर लिया है। और चलिए अब चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में कि उसमें क्या दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। तो चलिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड आर्टिकल। और आज एडिटोरियल नहीं आया है क्योंकि आज संडे है, तो संडे को एडिटोरियल आर्टिकल नहीं आता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि एक्सप्लेन्ड में न्यू आर्टिकल क्या आया है। तो ये आधार बेस्ड जो आधार बेस्ड कंसेंट है फॉर चिल्ड्रन का टू गो ऑनलाइन। और इसमें यह है कि जितने भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या गेमिंग करते हैं या ऑनलाइन मोबाइल से जो भी चीजें यूज करते हैं, तो उसमें अब क्या कर दिया गया है कि उसमें कंसेंट लगेगा, जो पेरेंट है उनका भी और बच्चों का भी। और बच्चों का जो आधार कार्ड से वेरीफाई किया जाएगा कि वो एज कितना है। तो अगर वो 18 के नीचे के एज के होंगे तो उनको बहुत सारी चीजों में अलाउ नहीं किया जाएगा, जैसे कि बहुत सारा जो ऑनलाइन क्लासेस होता है, ऑनलाइन गेमिंग होती है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें
एक तो बच्चों का वेरीफाई किया जाएगा, दूसरा पेरेंट्स से भी कंसेंट लिया जाएगा कि वो चीज वो पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, दिखाना चाहते हैं या नहीं, तभी जाके बच्चों को अलाउ किया जाएगा। और ये किसके तहत हुआ है? ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, तो ये जो माइटी मिनिस्ट्री है उसके तहत हुआ है। और ये भी बोला गया है कि इसमें जो है वो डिजिटल जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसके तहत कि ये बच्चे जो कुछ गलत ना देखें या फिर कोई अनयूजुअल चीज यूज ना करे, तो उसके लिए डाटा प्रोटेक्शन का भी वो रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें ओपन करते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा जब आधार कार्ड से लिंक्ड हो जाएगा तो। और जब आधार कार्ड से लिंक्ड करेंगे तो उससे एक खतरा ये भी रहता है कि कहीं हमारा सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी है वो थ्रेट ना हो। तो उसके तहत ये जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या काम करेगा कि जितने भी जो भी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं या जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर करने का काम करेगा। और ये जो शेड्यूल किया गया है कि ये जो और कंसल्ट किया जाएगा इंडस्ट्री से भी कि जितने जो स्टेक होल्डर हैं, और उनका दिसंबर 19 को ये मीटिंग रखा जाएगा। और ये भी बोला गया है कि जितने जो गेमिंग चैनल है या फिर जो ऑनलाइन और जितने भी इंस्टीट्यूट जो ये सारे ऐप बनाते हैं उनसे भी कंसल्ट किया जाएगा कि ये जो वेरीफाई करना है आधार कार्ड से उस पर वो लोग ज्यादा इम्फेसाइज करें। और जो पेरेंट भी हैं वो अलर्ट रहे। और दूसरा ये चीज ऐड किया गया है कि ये जितनी भी चीजें हैं जो बच्चों को यूज करना है और जो अनयूजुअल चीज है तो उसमें डिजी लॉकर वो लॉक लगा दिया जाएगा ताकि बच्चे ऑपरेट ना कर पाए। और जब इसमें पेरेंट्स का कंसेंट होगा तभी ये ओपन किया जाएगा और तब बच्चे देख पाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। और इसमें पेरेंट्स तो बच्चों से वेरीफाई तो किया ही जाएगा, लेकिन साथ के साथ ये पेरेंट्स से भी है ना, उनका भी कंसेंट लेकर के वेरीफाई किया जाएगा। और ये तो मस्ट है कि देखा जाएगा कि बच्चे 18 ईयर्स से नीचे के तो नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं इसमें कि ये जो इससे क्या होगा कि ये जितने भी अनयूजुअल चीजें हैं वो बच्चों के पहुंच से बाहर रहेगी। और बहुत सारे जो गेमिंग चैनल है या फिर बहुत सारे वेबसाइट है या एजुकेशन में भी कि कौन सा एजुकेशन बढ़िया है कौन सा नहीं है, तो पेरेंट उसमें अवेयर रहेंगे और ट्रांसपेरेंट रहेंगे और उन्हें पता रहेगा कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। और जो भी अनयूजुअल चीजें हैं तो उसमें ये जो इम्पोर्टेंट है डिजी लॉकर, तो वो लगा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा ना कि ये जो डाटा जो है एक तो सिक्योर भी रहेगा, और ये जो सारे और जो बच्चे अगर जो देख रहे हैं तो उससे पेरेंट भी सिक्योर रहेंगे क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि बच्चे क्या चीज ऑपरेट कर रहे हैं और क्या नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। और इसमें एक चीज ये भी मेंशन किया गया है कि अगर पेरेंट चाहे तो बहुत सारी चीजें जो उनके फोन में जो बहुत सारे ऐप हैं जो तो और बहुत सारे जो है वेबसाइट है, तो अगर वो चाहे तो उसमें ये जो डिजी लॉकर है वो लगा सकते हैं, जिसके तहत ये जो और जो अगर बच्चे अगर चाहे उसको खोलना तो वो खोल नहीं सकते हैं। तो बच्चों को वही अलाउ रहेगा जो उनके लिए सटीक है और जो जो यूजफुल है। तो इस डिजी लॉकर से जो पेरेंट है वो बच्चे को सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं इस आर्टिकल में। तो आज हमने इसका एक्सप्लेन्ड आर्टिकल भी डिस्कस कर लिया सारा कुछ। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मोस्टली रिपीटेड ही आर्टिकल है, और जो भी रिपीटेड आर्टिकल है और जो रिपीटेड है तो मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और मैंने कल से जो एथिक्स का जो इतना रिक्वेस्ट आ रहा था कि एथिक्स का क्लास स्टार्ट कीजिए, तो मैंने वापस से उसको स्टार्ट कर दिया है। और आज से मैं जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है उसका भी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि उसका भी आ रहा था मैसेज की और कमेंट की पीएसआईआर का जो ऑप्शनल है वो स्टार्ट करने के लिए, तो मैं वो भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग इस पे बने रहिए, और ये जो वीडियो है एथिक्स का और पीएसआईआर का आप उसको देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।